कैम्ब्रिज में अब तक के सबसे कम उम्र के अश्वेत प्रोफेसर हाल ही में मृत पाए गए और मैं इसके लिए वोक विचारधाराओं और मीडिया ताकतों को दोषी मानती हूँ जिन्होंने ये सब होने दिया। ठीक है, चलिए इसके विवरण में चलते हैं। जस्टिन जेसन आर अर्डे, जो कैम्ब्रिज के अब तक के सबसे कम उम्र के अश्वेत प्रोफेसर थे, जिन पर हाल ही में अपने अकादमिक लेखन की नकल करने का आरोप लगा था, मृत पाए गए हैं। उनकी मृत्यु तब हुई जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उनके पिछले दावों की जांच शुरू की थी। तो ये व्यक्ति कौन है? मैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा समाजशास्त्र के प्रोफेसर हूँ। 3 साल पहले जेसन आर आर्डे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के अश्वेत प्रोफेसर बने, जो कि 800 साल पुराना संस्थान है। फिर से आप ये वीडियो देखते हैं और सबसे पहली बात जो आपको पता चलती है वो ये है कि वो आदमी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संस्थापकों जैसा नहीं है। उन्होंने कभी अपने टॉप प्रोफेसरों के लिए जैसा सोचा था वो वैसा नहीं है ना? ठीक है, वैसे इसका उसकी त्वचा के रंग से कोई लेना देना नहीं है, ये ज्यादा उसके मेकअप और लंबे बालों की वजह से है। प्रोफेसर जेसन आर अर्डे हमारे साथ जुड़ते हैं। अब चर्चा करते हैं। इस उपलब्धि के बारे में इंटरव्यू लिया गया था CBS न्यूज पर। अगर मैं पूरी तरह से ईमानदार और खुलकर कहूँ तो स्कूल में बहुत कम शिक्षकों को मुझ पर विश्वास था। अब आर आर्डे की प्रतिष्ठा गिर गई है। उन पर अपने कुछ शैक्षणिक लेखन की नकल करने और इस दावे के बारे में झूठ बोलने का आरोप है कि उन्होंने चैरिटी के लिए पैसे जुटाने के लिए 6 दिनों में 600 मील दौड़ लगाई थी। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन बात यह है, अगर आप किसी को DEI भर्ती के तौर पर रख रहे हैं तो आप उसे उसकी असली क्षमताओं के लिए नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजों के बारे में झूठ बोला है। सिर्फ अपने शैक्षणिक काम के बारे में ही नहीं, बल्कि जाहिर तौर पर अपने रिज्यूमे वगैरह के बारे में भी। अगर आप किसी को सिर्फ इसलिए हायर करने जा रहे हैं कि वो दिखने में कैसा है, ताकि आप दुनिया को ये साबित कर सकें कि आप वाकई बहुत खुले विचारों वाले हैं, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति के पास असल में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बनने के लिए जरूरी योग्यता ही ना हो। मेरा मतलब है, ये चौंकाने वाली बात है। वैसे भी आजकल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बनने के लिए ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप कोविड के आगे झुक जाए, रूस या चीन के हाथ बिक जाए और अपने छात्रों पर खतरनाक उदारवादी विचारधाराएं थोपे। लेकिन खैर, ये चर्चा फिर कभी करेंगे, वो इसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं, है ना? यहाँ यूके में ये घोटाला पहले पन्ने की खबर बना हुआ है और शिक्षा समाजशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर ने अब इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि इसे उनके चारों ओर फैली कहानियों को स्वीकार करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कहना है कि उसने एक जांच शुरू कर दी है। अब अर्डे की आत्मकथा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जो इस महीने प्रकाशित होने वाली है। हॉली विलियम्स, CBS न्यूज, लंदन। ठीक है, तो मूल रूप से अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ये वही आदमी है जिसने झूठ बोलकर खुद को DEI या DIY, जो भी उसका नाम है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक ऊंचे पद पर पहुंचा दिया, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। और वो वहां सबसे पहले इसलिए पहुंचा क्योंकि वे किसी ऐसे व्यक्ति को रखना चाहते थे जो उनकी सूची में टिक कर सके, न कि इसलिए कि वे वास्तव में यह देखने के लिए तैयार थे कि उसके पास इसके लिए योग्यताएं हैं या नहीं। और मुझे द स्पेक्टेटर में एक बहुत ही दिलचस्प लेख मिला जिसमें लिखा था, क्या BBC जेसन आर्डे की कहानी में अपनी भूमिका के लिए माफी मांगेगा? क्योंकि साफ तौर पर इस आदमी की मौत हो गई और उसकी मौत सार्वजनिक दबाव के कारण हुई, यानी सबसे अधिक संभावना है कि उसने अपनी जान खुद ले ली। फिर से अगर आप इसे देखें तो कैम्ब्रिज के इस प्रोफेसर के बारे में रिपोर्ट्स में कहा गया है कि संभवतः उसने खुद अपनी जान ली, लेकिन अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। उनकी मौत को अप्रत्याशित माना जा रहा है, लेकिन इसे संदिग्ध नहीं माना जा रहा है। ठीक है, वापसी पर स्वागत है। समंदर पार से एक हैरान कर देने वाली कहानी। कैम्ब्रिज प्रोफेसर जेसन आर अर्डे, जिन्हें आलोचकों ने DEI का चेहरा बताया है, ने पिछले हफ्ते अपने एकेडमिक रिकॉर्ड में साहित्यिक चोरी और गड़बड़ियों के आरोपों के बीच इस्तीफा दे दिया। आरोप यह है कि उनके PhD थीसिस के कुछ हिस्से साहित्यिक चोरी किए गए थे। उनके रिज्यूमे में जिन भूमिकाओं का उल्लेख था, विश्वविद्यालयों का कहना है कि उन्होंने वे भूमिकाएं कभी निभाई ही नहीं। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 35 दिनों में 30 मैराथन दौड़ लगाई है और चैरिटी के लिए 5.5 मिलियन पाउंड से ज्यादा की राशि जुटाई गई थी। मेरा मतलब है, अगर आप इसे देखें और कोई आपसे कहे कि उसने 35 दिनों में 30 मैराथन दौड़ी है, अगर आपके पास थोड़ी भी समझदारी है और आप किसी DEI भर्ती की तलाश में नहीं है, तो आप सोचेंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ये लेख क्यों कह रहा है? क्या BBC जेसन आर्डे की कहानी में अपनी भूमिका के लिए माफी मांगेगा? मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि केली जे कीन क्या कहती हैं। जेसन आर्डे एक परफेक्ट इंसान थे, जिन्हें नस्लवादियों और सच में दुखी लोगों ने लिंच कर दिया, जबकि इसमें और ठीक है। देखिए, यही तो इसमें सबसे अजीब बात है। मैं दिवंगत DEI अकादमिक धोखेबाज जेसन आर एल्डे के लिए हुई लंदन रैली में अंडरकवर हूँ। हजारों लोग यहाँ DEI और एल्डे के झूठ का बचाव करने आए हैं, जिन्होंने एक पत्रकार द्वारा धोखेबाज के रूप में उजागर होने के बाद खुदकुशी कर ली थी। भीड़ BLM स्टाइल के नारे और मुट्ठी लहराते हुए दिख रही थी, जैसे कि BLM खुद अक्सर धोखाधड़ी, झूठ और फर्जीवाड़े से जुड़ा रहता है। मेरा मतलब है ना? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप सबसे सच में कुछ मांगने की जरूरत नहीं है।
तो आपके पास सचमुच एक आदमी है, ठीक है, जो साफ तौर पर अश्वेत है और जिसे डीईआई के तहत भर्ती किया गया है और जो पूरे डीईआई एजेंडे को आगे बढ़ाता है और वो कैम्ब्रिज और दुनिया के कई अन्य स्थानों के लिए डीईआई का चेहरा बन जाता है और फिर उस पर किसी चीज का आरोप लगता है और वो असल में उसे नकारता भी नहीं है। वो बस यही कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी जाति या जो भी है वो इसमें शामिल नहीं होगी। आप जानते हैं, वही कथन जो हमने अभी दिखाया था। मुझे ठीक से याद नहीं कि उसमें क्या लिखा था। और फिर वो खुद को फंसा लेता है और फिर हजारों लोग, जिनमें बहुत सारे गोरे लोग भी शामिल हैं, सड़कों पर आ जाते हैं और कहते हैं कि उसे नस्लवाद ने मारा, ना कि ये तथ्य कि वो एक ऐसा आदमी था जो खुद को आगे बढ़ाने के लिए झूठ बोलने को तैयार था। और फिर जब वो पकड़ा गया तो वो वास्तव में इसके परिणामों का सामना नहीं कर सका, तो उसने अपनी जान ले ली। यही कहानी है, एक कायर की कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जो वास्तव में 35 दिनों में 30 मैराथन दौड़ने के लिए तैयार नहीं था, या वास्तव में पैसे इकट्ठा करने या विश्वविद्यालय की नौकरियां पाने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि इसके बारे में झूठ बोलना, अपनी पीएचडी में नकल करना, एक प्रतिष्ठित पद पर पहुंचना, इसका सारा श्रेय लेना, खुद को इसके लिए मशहूर करना, मैं सबसे कम उम्र का अश्वेत, वगैरह वगैरह, अपने बारे में एक जीवनी लिखना। और फिर जब वो पकड़ा जाता है क्योंकि उसने झूठ बोला था, तो वो खुद को मार लेता है, अपनी जान ले लेता है। और फिर आप आगे बढ़ते हैं, जहां हजारों लोग इस बात का विरोध करने के लिए बाहर आते हैं कि वो एक कायर और धोखेबाज था। और मेरा मतलब है सच में हजारों लोग। और इसी वजह से हम बात करने वाले हैं कि क्या बीबीसी कभी हमसे माफी मांगेगा, क्योंकि बात यह है कि इस आदमी की मीडिया कवरेज बहुत ही असंतुलित थी, है ना। जेसन आरडे घोटाला अपने आप में एक घोटाला है। इस संस्था ने सालों तक बिना किसी आलोचना के आरडे की मिथक को बढ़ावा दिया। जुलाई 2026 से पहले इस प्रसारक ने कम से कम 11 रेडियो कार्यक्रम जारी किए, लगभग 6 घंटे का आरडे कंटेंट, 4 समाचार लेख और 2 टीवी इंटरव्यू, जिसमें इस अकादमिक का समर्थन किया गया और उसके झूठे दावों को दोहराया गया। जब उसके साहित्यिक चोरी और झूठ के बारे में पहली खबर आई तो बीबीसी ने इस अकादमिक का बचाव करने में और भी जोर लगा दिया। पहला लेख, जिसमें मैं कहूंगी कि पूर्व प्रोफेसर की असली आलोचना की गई थी, 6 अगस्त को प्रकाशित किया गया था, एक दिन बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया, मूल आरडे एक्सपोजे के सबस्टैक्स पर प्रकाशित होने के 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय बाद और बीबीसी के दिवंगत अकादमिक पर पहली रिपोर्ट के 6 साल बाद। उस दौरान दुनिया भर के पत्रकारों ने टेलीग्राफ और डेली मेल जैसे विविध प्रकाशनों से लेकर द गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स तक आरडे के झूठ और बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लंबे इतिहास का खुलासा करने वाली रिपोर्टें प्रकाशित की। कई हफ्तों तक बीबीसी ने इन सबको नजरअंदाज किया, है ना। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसे बड़े पैमाने पर कवर किया जा रहा है। फिर भी यूके का मुख्य मीडिया स्रोत आपको कुछ भी नहीं बता रहा है, क्योंकि उसे डर है कि आप उसे नस्लवादी मान लेंगे। मेरा मतलब है, उस आदमी ने साफ साफ नकल की है, इसके सबूत है। उसने झूठ बोला और खुद भी मान लिया, लेकिन बीबीसी आपको ये नहीं बताएगी। और इससे सवाल उठता है कि बीबीसी आपको और क्या नहीं बता रही है। दोस्तों, बीबीसी और किस बात पर झूठ बोल रही है और अपनी बात पर अड़ी हुई है, क्योंकि इससे वे बेवकूफ दिखते हैं। और मैं जेके के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ। रोलिंग की क्रू, जो मूल रूप से कहती है कि जितनी बेवकूफ कोई विचारधारा होती है जिसमें कोई इंसान फंस जाता है, उतना ही ज्यादा जब उन्हें उसे नकारना पड़ता है तो ये साबित करता है कि वे कितने बेवकूफ हैं। तो वे जितना ज्यादा उस पर अड़ जाते हैं। और ये बात इतनी अविश्वसनीय रूप से सच है। मौत के बाद बीबीसी ने इस मामले की रिपोर्टिंग बहुत ही दिखावटी तरीके से की थी। पूरे इस घटनाक्रम के दौरान बीबीसी ने अर्दाय के खुलासे करने वाले पूर्व कैम्ब्रिज एकेडमिक नेथन कॉफनिस के खिलाफ ज्यादा संसाधन खर्च किए हैं और उनके खिलाफ सच में एक उत्पीड़न अभियान में हिस्सा लिया है। उनके खिलाफ क्योंकि उन्होंने नस्लवाद वगैरह को उजागर करने की हिम्मत की थी। और यही वो चीजें हैं जिन्हें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए, ये वाकई दुखद है। जब कोई खुदकुशी करता है तो वो हमेशा दुखद होता है। अगर मैंने ये नहीं दिखाया कि मुझे ये दुखद लगता है, तो उसकी वजह ये है कि मैं इस कहानी में क्या गलत है उसी पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। और इस कहानी में जो गलत है वो ये है कि लोग दूसरों की त्वचा के रंग पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं और उन्हीं लोगों को सत्ता के पदों तक पहुंचाने पर जोर देते हैं, ताकि वे किसी तरह ये साबित कर सके कि नस्लवाद नहीं है। लेकिन जब ये साबित हो जाता है कि ये लोग इसके लायक नहीं थे, चाहे उनका रंग कुछ भी हो, तो वे उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। दुनिया इसे सीधा सपाट नहीं देख पाती और बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि ऐसे लोग आगे बढ़कर खुदकुशी तक कर लेते हैं। और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और मीडिया इसे कवर करता है, झूठ बोलता है और असली काम नहीं करता। अगर बीबीसी, अगर समाचार माध्यमों ने इस आदमी को उसके लिए इतना बड़ा बनाकर नहीं मनाया होता, जो कि असल में कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये खबर ही नहीं बनती कि आप अब तक के सबसे कम उम्र के अश्वेत नियुक्त व्यक्ति हैं। ये खबर ही नहीं बननी चाहिए। अगर आप सबसे कम उम्र में नौकरी पाने वाले हैं तो वो खबर बनती है, क्योंकि वो वाकई बड़ी बात है। ये दिखाता है कि आप बुद्धिमान हैं, लेकिन आपकी त्वचा का रंग कोई मायने नहीं रखता। ये बस अप्रासंगिक है। ये अप्रासंगिक है और इसे आगे भी अप्रासंगिक ही रहना चाहिए। और ये बहुत ही अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक है कि आपके पास ऐसे समाचार स्रोत हैं जो इस बात को लेकर इतने उत्साहित हैं कि वे किसी अश्वेत व्यक्ति के बारे में कुछ कह सकते हैं। सच कहूं तो ये अपने आप में ही बहुत नस्लवादी है। जैसे, वाह, हमें कोई ऐसा मिल गया जिसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे, दोस्तों अब बहुत हो गया, मैं इससे बहुत परेशान और थक चुकी हूँ। खैर, इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।